नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो हम लोग यहाँ पे यारो यारो से रिलेटेड टेस्ट सीरीज देख रहे थे और इस क्रम में यदि बात करें तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे धी आईएएस से जो है टोटल 10 टेस्ट देख चुके हैं। तो इसका टेस्ट नंबर 11 देख रहे थे जो आपका जीएस जनरल स्टडीज का टेस्ट था और इसमें टोटल हम लोग 84 प्रश्न जो है देख चुके थे। तो आज 85 से हम लोग देखेंगे, 85 से लेके और 140 तक। तो आप मेरे साथ पैरेलली अटेम्प्ट करेंगे सारे लोग, और जिनके पास ओएमआर सीट है ओएमआर सीट ले लेंगे, जिनके पास नहीं है वो 85 से लेके 140 तक नंबरिंग कर लेंगे। कुछ कारणवश ये प्रश्न जो है नहीं किए गए थे। तो DIS का हम लोग टोटल टेस्ट कंप्लीट करेंगे, आप लोग धैर्य बना के रखेंगे बिल्कुल। इसके अलावा दूसरा जो है जीएस वर्ल्ड से जो न्यू वाला टेस्ट आया है उसमें भी 4 टेस्ट अभी कंप्लीट कर दिए हैं, तो उससे भी कंटिन्यू टेस्ट करेंगे। नेक्स्ट जो है आपका पीसीएस मंत्रा से 7 टेस्ट कंप्लीट कर दिया गया है, तो जो रिमेनिंग टेस्ट बचा हुआ है उसमें वो भी हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो ये सारा टेस्ट हम लोग बिल्कुल सीक्वेंस में देखेंगे, और जो बेहतर इसके अलावा टेस्ट सीरीज अवेलेबल होता है तो वो सब हम आपके लिए यहाँ पे करा देंगे। जहाँ तक पीडीएफ की बात है, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे पीडीएफ जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ के लिए परेशान नहीं होंगे। जो भी आज तक टेस्ट सीरीज कराया गया है सारा का पीडीएफ दिया गया है, थोड़ा धैर्य बना के रखेंगे, सारा पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल होगा। इसके अलावा मैं एक बात किया था आप सभी के मेंटरशिप प्रोग्राम को लेकर, चूँकि कुछ लोग का पर्सनली कहना था, मैसेज भी कुछ लोग किए थे कि सर इसके लिए कुछ गाइड कर दिया गया था कि क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। तो ऐसे मैं सोचा क्यों ना मतलब आप सभी के लिए जिनके पास एक प्रॉपर राइट अप्रोच गाइडेंस उपलब्ध नहीं है, और देखिए गाइडेंस के अभाव में बहुत मेहनत के बाद भी रिजल्ट नहीं बनता है। तो एक सही वे में, एक प्रॉपर वे में पढ़ा जाए और एक एनालिसिस के साथ पढ़ा जाए तो बहुत बेहतर होगा। तो वैसे में देखिए यहाँ पे हम आप सभी को PYQ कराए थे और हम लोग 3 साल का पूरा PYQ देखे, यानी पिछला जो 3 एग्जाम हुआ था RO का, अब उससे आपको नेचर का पता चल गया होगा। सिलेबस ऑलरेडी हम डिस्कस कर ही दिए हैं, तो इससे एक जो है एक आइडिया लग गया कि आखिर कौन कौन सा टॉपिक अपने को पढ़ना है। ठीक है, तो उसी के आधार पे एक हम जो है टॉपिक आप सभी के लिए डिसाइड किए हैं। तो यदि आप लोग चाहते हैं, जो इंटरेस्टेड है इस प्रोग्राम के लिए, वो लोग कमेंट बॉक्स में यस लिखेंगे। देखिए उसमें जनरली है क्या कि मान लीजिए कोई जैसे हम टॉपिक देंगे, जैसे मान लीजिए पॉलिटी है, आपका राज्य व्यवस्था है, तो पॉलिटी का एक टॉपिक हम आपको देते हैं, मान लीजिए मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार आपको दे देंगे एक दिन पहले, ठीक है, और वो आपको मौलिक अधिकार अच्छे से प्रिपेयर करके आना है। उसका अगले दिन टेस्ट होगा, ठीक है, 40-50 प्रश्न का टेस्ट होगा आपका, और वो टेस्ट देने के बाद उसका गूगल मीट के माध्यम से लाइव डिस्कशन किया जाएगा। वजह ये है कि देखिए यूट्यूब पर भी लाइव डिस्कशन किया जा सकता है, लेकिन गूगल मीट के माध्यम से डिस्कशन यदि किया जाए तो आप अपना कोई भी आपको डाउट बनता है, मान लीजिए उस टॉपिक से कुछ पूछना है आपको, तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं और उस समय मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो ये एक बेहतर सिस्टम होगा जहाँ तक मेरी समझ है, और इससे कोई बेहतर जो है मेंटरशिप प्रोग्राम हो नहीं सकता है। ठीक है, आपको कंटेंट बता दिया जाएगा, ठीक है, जिनको कंटेंट में प्रॉब्लम है कंटेंट भी बता दिया जाएगा, कहाँ से कंटेंट आप पढ़ें। ठीक है, आपको टॉपिक दे दिया जाएगा, आप टॉपिक पढ़ेंगे, टॉपिक पढ़ के आके आप टेस्ट देंगे, टेस्ट का एक एनालिसिस किया जाएगा। देखिए एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यदि आप एनालिसिस नहीं करते हैं तो समझिए कुछ गलत कर रहे हैं, टेस्ट देने के बाद भी आपका काम अधूरा रह जाएगा। ठीक है, तो ये सब काम करने वाले हैं, ये सब काम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल देखिए, चैनल पे जो भी काम हुआ है बिल्कुल सब फ्री ही ऑफ कॉस्ट ही हुआ है, तो ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। ठीक है, बस मेरा टारगेट ये है, मेरा उद्देश्य ये है कि चाहे किसी पृष्ठभूमि से कोई है, अगर पढ़ना हो चाहता है तो उसको एक सही गाइडेंस प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, एक राइट अप्रोच से वो आगे बढ़े, ये मेरा जो है उद्देश्य है। चलिए, तो देखिए मेरे पास कोई प्रॉपर ऐसा एक टीम नहीं है कि मैं इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाऊँ। तो आप लोग एक सहयोग कर सकते हैं कि इस लेक्चर को अधिक से अधिक लोगों में शेयर कर सकते हैं, ताकि ये बात मैक्सिमम लोगों के पास पहुंच जाए। देखिए आज तो आपका 1 नवंबर हो गया, तो जल्द से जल्द ही ये प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे हम, क्योंकि टाइम अब अधिक है नहीं। तो कोशिश करेंगे कि 5 नवंबर या इससे पहले भी आपको स्टार्ट कर दें, अनाउंस कर देंगे हम यहीं पे। बस आप लोग का इंटरेस्ट जानना चाहते हैं कि आप लोग का इंटरेस्ट क्या है इस प्रोग्राम को लेके, कितना उत्सुकता है आप में। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिख देंगे बस। अच्छा, इसके अलावा कोई आपका फीडबैक होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए, बाकी रिवीजन करना चाहते हैं तो लाइव सेक्शन में जाकर रिवीजन कर सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाएंगे। ठीक है, यूपी स्पेशल आप रिवीजन करना चाहते हैं तो मैप के माध्यम से यूपी स्पेशल वगैरह बताया गया, जाके पढ़ सकते हैं। चलिए, तो मेरे साथ पहले एक एक प्रश्न आप लोग करेंगे, इसके अलावा कोई फीडबैक होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देंगे। देखिए पहला प्रश्न है यहाँ पे, ये 84 तक किए थे हम लोग साइंस का प्रश्न। देखिए पिछले टेस्ट में हम लोग हिस्ट्री हो गया आपका, पॉलिटी, इकोनॉमी, इसके बाद ज्योग्राफी और कुछ साइंस का प्रश्न देखे थे। तो आज हम लोग देखेंगे साइंस, जो रिमेनिंग प्रश्न बचा हुआ है। उसके बाद यूपी स्पेशल हो गया, मैथ रीजनिंग हो गया,
मिसलेनियस प्रश्न हो गए, ठीक है। ये सब हम आज इस टेस्ट में देखने वाले हैं। साथ साथ करंट अफेयर हम लोग जून महीने का देखने वाले हैं। देखिए इस टेस्ट का खास बात ये भी है कि एक महीने का करंट अफेयर एक आपके जीएस के टेस्ट में डाला गया है। तो देखिए पहला प्रश्न है यहाँ पे, जाइलम है, मूल रोम, फ्लोएम और रंध्र। चलिए इसको थोड़ा मिनिमाइज कर देते हैं। अब आप सभी को ऑप्शन दिख रहा होगा, देखिए तो आप लोग आंसर कर लिए होंगे। देखिए जाइलम का काम क्या होता है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, वाटर का क्या करना, आपको जल का परिवहन करना, ये जाइलम का काम होता है। तो 1 का 2 हो जाएगा। मूल रोम यानी रूट हेयर्स का काम क्या होता है आपका, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर यानी जल का अवशोषण करना, तो 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखें फ्लोएम, फ्लोएम का आपका काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड यानी आपका भोजन का परिवहन करने का काम, तो ये 4 हो जाएगा। और रंध्र जो हो गया आपका यानी स्टोमेटा, तो स्टोमेटा का काम क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन का, तो ये 3 बन जाएगा। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3 ऑप्शन बी में हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, ये साइंस का प्रश्न है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विकिरण के द्वारा, ठीक है। तो विकिरण के द्वारा जो है यानी रेडिएशन के द्वारा ऊष्मा का हस्तांतरण करने के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है। देखिए आपको ऊष्मा का हस्तांतरण करने का मेथड पता होगा, ठीक है। आपका कंडक्शन हो गया, कन्वेक्शन हो गया, रेडिएशन हो गया। तो रेडिएशन में जो है विकिरण में कौन सी मीडियम की आवश्यकता होती है, ठोस की, द्रव की, गैस की, या किसी भी नहीं। चलिए आप लोग आंसर कर लिए होंगे, आसान सा प्रश्न था। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। देखिए विकिरण के लिए सूर्य का किरण, सौर ऊर्जा जो होता है हमारे पास विकिरण माध्यम से ही आता है। सौर ऊर्जा के लिए हमको कोई माध्यम की जरूरत नहीं होती है, रेडिएशन माध्यम से ही आता है, ठीक है। तो कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती है रेडिएशन के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन डी बनेगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। पूछा गया है कि सही कथन चुनना है। दाब एक अदिश राशि है, दाब की इकाई डाइन होती है, ठीक है। आंसर करें। ये एक फिजिक्स का प्रश्न। देखिए फिजिक्स का आप रिवीजन करना चाहते हैं, हम पूरा फिजिक्स का रिवीजन करा दिए हैं आप सभी को। देखिए उसमें केमिस्ट्री और बायो का रिवीजन नहीं कराया गया है, तो हम कोशिश करेंगे, आप लोग का कमेंट होगा तो करा देंगे। बाकी फिजिक्स आप जाके रिवीजन कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे जो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी। देखिए दाब एक अदिश राशि, दाब के बारे में आप सभी को पता होगा, प्रेशर, ठीक है। प्रेशर बराबर क्या होता है आपका, फोर्स अपन एरिया, ठीक है, फोर्स। अब देखिए फोर्स क्या होता है, आप सभी को पता है कि फोर्स क्या होता है। फोर्स बराबर अगर फॉर्मूला देखेंगे तो मास इंटू एक्सलेशन, ठीक है। एक्सलेशन क्या होता है आपका, तो एक्सलेशन बराबर होता है आपका चेंज इन वेलोसिटी अपन टाइम, ठीक है। वेलोसिटी क्या होता है आपका, तो वेलोसिटी आपका होता है डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम। अब बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटी यदि डिस्प्लेसमेंट है यानी सदिश राशि है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये एक्सलेशन भी सदिश राशि हो जाएगा, फोर्स भी हो जाएगा, तो प्रेशर को भी क्या होना पड़ेगा, सदिश राशि। तो पहला तो गलत हो गया था, ठीक है। तो दाब क्या है, एक आपका सदिश राशि है। नेक्स्ट देखेंगे, दाब की इकाई डाइन होती है, तो ये भी बिल्कुल ही गलत है। आप सभी को पता है कि फोर्स का इकाई क्या होता है आपका, न्यूटन, और सीजीएस मात्रक उसका बल का डाइन होता है, तो ये भी गलत हो गया था। देखिए आप सभी को मैं बता दूं कि देखिए 2 ही क्वांटिटी होता है, एक आपका वेक्टर, एक स्केलर, ऐसे तीसरा एक और क्वांटिटी होता है टेंसर, ठीक है। लेकिन जिसका जरूरत आपको ये हायर क्लास में पढ़ना होता है, और इसका जरूरत है नहीं। वेक्टर यानी आपका सदिश राशि, ठीक है। स्केलर यानी आपका अदिश राशि हो गया। देखिए सदिश राशि किसको बोलते हैं, वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें जो है आपका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो उसमें तो एक मैग्नीट्यूड की भी जरूरत, परिमाण की जरूरत पड़े, और साथ साथ डायरेक्शन की। अदिश होता है जिसमें केवल और केवल किसका होता है, मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड का महत्व होता है, डायरेक्शन की कोई नीड नहीं होती है। जैसे आप मान लीजिए, आप बोलेंगे कि 1 kg मुझे जो है चीनी चाहिए, 1 kg चीनी चाहिए, दुकानदार के पास आप जाते हैं, तो आप ये कभी नहीं बोलते हो कि 1 kg चीनी हमें ईस्ट डायरेक्शन में दीजिए, पूरब में दीजिए, या 2 kg चीनी हमें पश्चिम में दीजिए। तो यहाँ डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती है। ऐसे क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, अदिश राशि। जहाँ आपको डायरेक्शन की नीड पड़ती है उसको क्या बोलते हैं, सदिश राशि। जैसे यहाँ पे देखिए था दाब, तो दाब के लिए क्या था आपका, फोर्स बराबर होता है प्रेशर बराबर फोर्स अपन एरिया। तो कुछ एरिया पे कुछ फिक्स डायरेक्शन में आपको फोर्स लगाना होता है, तभी आपको दाब क्रिएट होगा। तो एक फिक्स डायरेक्शन होता है, ठीक है। इसलिए दाब क्या है, एक सदिश राशि है, ना कि अदिश राशि। ऐसे भी आप समझ सकते हैं। चलिए तो आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे, तो यहाँ पे आंसर डी बन जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या जो है 88 देखते हैं। 87 हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, देख चुके हैं।
अच्छा, यहाँ पे मैं क्या बता दिया था, दाब। दाब शायद गलत बता दिया क्या? एक सेकेंड। दाब बराबर फोर्स बराबर आपका प्रेशर बराबर फोर्स अपन एरिया ही होता है। ठीक है, इसके लिए जो है ऐसे फोर्स तो आपको वेक्टर क्वांटिटी ही हो गया। ठीक है, ठीक है, चलिए इसमें थोड़ा मेरे को डाउट बन रहा है। ऐसे प्रेशर जो है आपका, आंसर ऑप्शन इसका डी ही जाना चाहिए ऐसे। देखिए, प्रेशर के लिए तो आई थिंक इंटेंसिटी की जरूरत होती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। देखिए, इसको आप लोग करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, वैसे वेक्टर का डेफिनेशन सही है, स्केलर भी सही है। देखिए, प्रेशर के लिए जो है कोई फिक्स डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, तो अदिश राशि ही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा गलत है, आप लोग ऑप्शन इसका करेक्ट कर लेंगे। थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो इसको आप लोग करेक्ट कर लेंगे, ऑप्शन ही हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर के लिए किसी फिक्स डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, कि इंटेंसिटी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, चलिए बाकी देखेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट आप बताएं, डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो देखिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, सदिश राशि है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको फिक्स डायरेक्शन में चलना होता है। ठीक है, एक्सेलेरेशन भी क्या है? तो चेंज इन वेलोसिटी होता है, तो ये भी क्या हो जाता है, एक्सेलेरेशन भी आपका वेक्टर ही हो जाता है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा करेक्ट कर लेंगे। बाकी टेंसर क्वांटिटी मैंने नहीं बताया था, तो टेंसर क्वांटिटी किसको बोलते हैं? तो जिसमें ना ही मैग्नीट्यूड ना ही आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़े। चलिए, आप लोग एक प्रश्न लिखेंगे आप लोग, ये करंट जो है इंटेंसिटी, करंट जो है, चलिए करंट के बारे में ही बताइए कि करंट वेक्टर है या स्केलर है, आप लोग बताएंगे थोड़ा कमेंट करके। ठीक है, चलिए, तो 87 हो गया, 88 देखते हैं। देखिए, पूछा गया है कि कथन और कारण है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में खड़े नहीं हो सकते हैं, अंतरिक्ष में जो है कम गुरुत्व होता है। बताना है कौन सा आंसर सही होगा। देखिए, ये तो प्रश्न आसान सा है। देखिए, अंतरिक्ष यात्री जो है निर्वात में बिल्कुल ही खड़े नहीं हो सकते हैं, और वहाँ पे गुरुत्व काफ़ी कम होता है, ये बात सही है। एक कलम भी आप लेके जाएंगे, उसे भी फेंक देंगे तो वहाँ पे तैरने लगेगा। वजह क्या है? गुरुत्व की कमी। ठीक है, तो काफ़ी कम गुरुत्व है, इसके कारण से वहाँ पे वो अस्थायी नहीं रह पाते हैं वो लोग। ठीक है, तो ऐसे में जो है आपका आंसर क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा, बिल्कुल ही सही है। अगला देखते हैं प्रश्न। अच्छा, अभी 88 है, ये कितना था? 88, 89 प्रश्न होना चाहिए इसके बाद। 89, ठीक है, ओके। देखिए, अगला है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग ताप, पीड़ा और स्पर्श का बोध कराता है? सेरिबेलम है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस या सेरिबेलम? तो ये तो आसान सा प्रश्न है, आप आंसर कर लिए होंगे। सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे? थैलेमस, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, मानव मस्तिष्क का थैलेमस जो होता है, चाहे ताप हो गया आपका, ठीक है, पेन हो गया, टच हो गया, हीट हो गया, इस सब का जो है अनुभव यही कराता है थैलेमस। ठीक है, इसमें सेरिब्रम भी है। सेरिब्रम जो है आपका ज्ञानेंद्रिय से प्राप्त जो प्रेरणा होता है उसका समन्वय करने का केंद्र होता है ये। उसके अलावा देखा हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस क्या करता है? तो ये आपका इसका मुख्य काम यही होता है, अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाला हार्मोन का नियंत्रित करता है। देखिए, आपको पता है कि अंतःस्रावी जो भी ग्रंथियां हैं आपके, तो उसके अंदर हार्मोन जो है रिलीज करने को, नियंत्रण करने का काम क्या करता है? यही करता है हाइपोथैलेमस, कंट्रोल करने का काम करता है हार्मोन को, कितना सेग्रीगेट हो नहीं हो। ठीक है, सेरिबेलम है एक आपका, ऑप्शन डी है। तो ये पश्चिम मस्तिष्क का ऊपरी भाग स्थित होता है, ये कोई कंट्रोल वगैरह का इसमें बात नहीं होता है। तो ये सबको भी ध्यान रखेंगे। ऐसे थैलेमस तो ये काम करता है, हाइपोथैलेमस पूछ देता तो आप अब बता सकते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित अनुवांशिक रोगों में से किस एक में शरीर में हेमोग्लोबिन संश्लेषण की क्षमता नहीं होती है? डाउन सिंड्रोम, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, इनमें से कोई नहीं। हीमोग्लोबिन संश्लेषण का क्षमता नहीं होता है, तो आप लोग आंसर कर लेंगे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थैलेसीमिया। ठीक है, थैलेसीमिया में क्या होता है आपका? हेमोग्लोबिन संश्लेषण की क्षमता
कम हो जाता है। बाकी आपको पता ही होगा डाउन सिंड्रोम के बारे में। डाउन सिंड्रोम जो है मंगोली जड़ता को भी कहते हैं, ठीक है। हेमोफिलिया तो आपको पता ही है कि रक्त जो इसमें स्राव वाला जो भी रोग है, यानी खून की इसमें कमी हो जाती है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, AB रक्त वर्ग के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं, क्यों? यानी आपको पता है, देखिए O हो गया, AB हो गया, ये दो ब्लड ग्रुप का काफ़ी चर्चा होता है। तो यहाँ पूछा गया है कि AB वाले जो है सार्वभौमिक जो है प्राप्तकर्ता होते हैं, यूनिवर्सल जो है ये रेसिपेंट्स होते हैं। क्यों होते हैं ऐसा? क्योंकि A एंटीजन पाया जाता है, B पाया जाता है, AB दोनों एंटीजन पाया जाता है, या इनमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। देखिए यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका C, ठीक है। देखिए AB वाले जो होते हैं, वैसे तो पहले जो है AB, O को क्या बोला जाता था, किसी को डोनेट कर सकता है, AB किसी से ले सकता है, ठीक है। लेकिन B हो गया आपका, A हो गया। लेकिन बाद में देखा गया कि जैसे O है आपका, किसी O ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है और मान लीजिए किसी में भी इसका ब्लड दे दिया गया, तो ऐसे में कुछ व्यक्तियों का मौत होने लगा था। वैसे में बाद में मार्केट में कंसेप्ट आया आपका RS फैक्टर, ठीक है। RS फैक्टर जब आया उसके बाद पता चला कि नहीं, इसमें निगेटिव और पॉजिटिव भी इंट्रोड्यूस हुआ उसके बाद, और उसके बाद ये एंटीजोन वाला भी बात आया, ठीक है। तो AB जो आपका ग्रुप होता है, इसमें AB दोनों एंटीजन पाया जाता है, और दोनों एंटीजन पाया जाता है तो इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब कोई एंटीबॉडी इसमें नहीं होता है तो किसी को अपोज नहीं करेगा, ठीक। ये सारे जो भी ब्लड ग्रुप होगा इसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, उत्तल लेंस उस पर पड़ने वाले प्रकाश को क्या करता है? अपसारित कर देता है, अभिसारित, कोई प्रभाव नहीं। सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि आखिर उत्तल लेंस एक कन्वेक्स लेंस की बात की जा रही है, ठीक है। कन्वेक्स लेंस क्या करता है, कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है? देखिए यहाँ पे आंसर आप लोग कर लिए होंगे, सही ऑप्शन B हो जाएगा, अभिसारित करता है, यानी ये कन्वर्ज करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, आपको कन्वर्ज करता है, और इसलिए इसे हम लोग कन्वर्टिंग लेंस भी बोलते हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, कवक के संदर्भ में बताना है कौन सा सही है, ठीक है। देखिए, कवक अपना भोजन मृत और अपघटित जैव पदार्थ से प्राप्त करता है। कवक यानी आप समझ रहे हैं, फंगी के बारे में पूछा जा रहा है। कवक में क्लोरोफिल पाया जाता है, आपको आंसर करना है यहाँ पे। देखिए, कवक अपना भोजन जो होता है फंगी मृत और अपघटित जैव पदार्थ से ही करता है। आप जनरली देखेंगे वहीं पे ये ज़्यादा इसका ग्रोथ भी होता है, ठीक है। तो फंगी आप लोग देखे होंगे जनरली, तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल ही सही है। कवक में क्लोरोफिल पाया जाता है, ये गलत है, ठीक है। कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, तो ऐसे में केवल एक हो जाएगा। तो जो लोग ऑप्शन ए किए हैं सही है। अगला देखिए, अब यहाँ से जो है आपका ये मैथमेटिक्स का प्रश्न है। देखिए, एक माता अपनी बेटी से 4 गुना बड़ी है और पिता अपनी बेटी से 5 गुना बड़े हैं। माता और पिता की आयु का योग दिया है, बेटी की आयु क्या होगी? देखिए, ये प्रश्न हम लोग इस तरह का प्रश्न किए हैं, चलिए इसको हल करना पड़ेगा। यहाँ पे दिया है कि माता अपनी बेटी से कितनी है, 4 गुनी बड़ी है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। जो लोग सॉल्व करना चाहते हैं वो लोग सॉल्व करें, प्रश्न आप देख ही चुके हैं। देखिए, जिनको नहीं आ रहा है यहाँ पे ध्यान दे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बेटी का कुछ एज एज्यूम कर लीजिए। मान लीजिए हम लोग बेटी का एज एज्यूम कर लेते हैं X ईयर, ठीक है। तो माँ का एज क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू प्रश्न आप देखें तो यहाँ पे माता अपनी बेटी से 4 गुनी बड़ी है, तो माता का एज क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। अच्छा, इसके बाद बोला है और पिता अपनी बेटी से 5 गुना बड़े हैं, तो पिता का एज क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो पिता का एज हो जाएगा आपका 5x, ठीक है। अब क्वेश्चन में ही आपको बोल रहा है कि माता और पिता के आयु का योग दिया है 135, तो इसमें करना क्या है, अब सब हम लोग लिख दिए अकॉर्डिंग टू जो है क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, माता प्लस पिता, तो माँ हो गई प्लस पिता, ये लोग का योग कितना दिया है 135। और अभी हम लोग देखें माता का कितना 4x हो गया, पिता का आपका 5x हो गया, इजकल टू 135। तो ये 4 5 कितना हो गया 9x, 9x इजकल टू 135। तो यहाँ से x इजकल टू क्या हो जाएगा आपका, ये 135/9। तो 9 से देखिए 9 एकम 9 और 9 पचे 45, x का वैल्यू 15 आ गया। यहाँ पर निकालना क्या था, बेटी का आयु। बेटी का आयु हम लोग एज्यूम क्या किए थे, हम लोग बेटी का आयु एज्यूम किए थे X ईयर, और x का वैल्यू हम लोग कितना निकाल लिए 15 साल। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन B 15 साल, ठीक है।
चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 95। तो यहाँ से कुछ मैथमेटिक्स रीजनिंग का प्रश्न होगा। हाँ देखिए, डायरेक्शन का तो लगभग हम हर एक टेस्ट सीरीज में एक प्रश्न हल किए हो, तो अभी आप लोग कर सकते हैं बिल्कुल। रतन जो है पवन के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। यदि ललन पवन के 40 मीटर दक्षिण पूर्व में है तो ललन रतन के किस दिशा में होगा। देखिए आपको डायरेक्शन लिखने आता है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, यहाँ पे जैसे मैं बताता हूँ कि आपको डायरेक्शन यहाँ पे सबसे पहले बना ले। देखिए ये तो आपका हो गया पूरब, ठीक है, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया आपका उत्तर और ये हो गया आपका दक्षिण, ठीक, यानी ईस्ट हो गया, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ। अब प्रश्न में देखिए किसका बात हुआ है, यहाँ पे दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूरब का। तो डायरेक्शन बना लेते हैं। देखिए आप सभी को पता होगा कि ये दक्षिण हो गया और ये पश्चिम, तो दक्षिण और पश्चिम के बीच वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, ठीक। अगर मान लीजिए दक्षिण पूरब किसको बोलेंगे, तो दक्षिण और पूरब के बीच वाले को। आपको मान लीजिए बताना है उत्तर पूरब के बीच वाले, तो ये बोलेंगे, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए बताना है कि उत्तर और पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम किसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे, ठीक। चलिए तो अभी ये हम लोग काम कर लिए। अब नेक्स्ट यहाँ पे है कि रतन पवन के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। तो मान लेते हैं, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि पवन मान लीजिए आपका यहाँ पे है, ठीक है, पवन यहाँ पे है, ये पवन का लोकेशन हो गया। और रतन का लोकेशन क्या दिया है कि 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। तो देखिए दक्षिण पश्चिम होगा कौन सा, तो देखिए दक्षिण पश्चिम आपको पता होगा कि ये दक्षिण है और ये पश्चिम है, तो दक्षिण पश्चिम वाला बीच वाला ही हो गया, यानी ये किसका दिया है, रतन का लोकेशन, तो ये हो गया आपका रतन, ठीक है। तो पवन से ये दक्षिण पश्चिम में हो गया। चलिए एक स्टेटमेंट पूरा हो गया। अगला देखिए, ललन पवन के 40 मीटर दक्षिण पूरब है। तो पवन के जो है ललन दक्षिण पूरब है। अब दक्षिण पूरब होगा कौन, दक्षिण ये हो गया, पूरब ये हो गया, तो इसके बीच वाला, यानी यहाँ पे है ललन, ठीक है। अब देखिए आपके प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है, बताइए। तो ललन रतन के किस दिशा में है, ललन रतन से किस दिशा में है। तो रतन यहाँ पे हुआ आपका, ललन यहाँ पे हुआ, तो यहाँ से किस डायरेक्शन में होगा। अब आपको निकालना है तो क्या परेशानी है, यहाँ पे बस डायरेक्शन आप ले लीजिए। तो ये क्या हो गया आपका ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। तब बताइए रतन जो है, रतन से ललन किधर है, पूरब में ही है, क्लियर है, पूरब में ही दिख रहा है, ठीक। चलिए तो आंसर आप लोग कर लिए होंगे। देखिए मेरा क्वेश्चन इस तरह से डिटेल में बताने का पर्पस है कि आप लोग भी हल करें, ठीक है, और सीखे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला देखते हैं, ये रीजनिंग का प्रश्न है। यदि किसी निश्चित कोड में डेट को WZG भी लिखा जा रहा है तो इनमें लिखित में से किस कोड को कम में भी लिखा जा सकता है। देखिए ये प्रश्न भी हम बहुत अच्छे से बता चुके थे इनिशियल ही टेस्ट सीरीज में। यदि आपको याद है कोडिंग डिकोडिंग तो अच्छा बात है, नहीं याद है तो आप ABCD लिख लें और इसको कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्लियरली जो है, सबसे पहले क्वेश्चन में देखें डेट को क्या लिखा जाता है, तो यहाँ पे DATE है और डेट को लिखा जा रहा है WZG और V। इसका मतलब ये हुआ कि D के बदले W लिख रहे हैं, A के बदले Z, T के बदले G और E के बदले V। आपको क्लियरली दिख गया होगा कि आखिर ये किस प्रोसेस में लिखा गया है। अब जब आप लिखेंगे, चलिए मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं बताया था आपको लिख लेना है A B C D E F G H I J K L। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और इसके बाद एक और आप लिख लें यहाँ पे M, और इसके बाद आपको यहाँ से लिखना था N O P Q R S T U V W X Y और Z, ठीक है। अब यहाँ पे क्लियरली आप देखें तो यहाँ पे किया गया क्या है, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है आपको कि D के बदले W लिखा गया है, ठीक है, D के बदले W है, A के बदले Z है और यहाँ पे क्या दिया था, T के बदले यहाँ पे G लिखा गया है। T देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे T के बदले G है, E के बदले V है। इसका मतलब क्या लिखा गया, अपोजिट लिखा गया है, यानी जिसके जो अपोजिट है वही लिख दिया गया है। क्लियर है, तो बस आपको क्या करना था, अपोजिट लिख देना था। तो चलिए हम लोग अपोजिट लिख देते हैं उसका। तो यहाँ पूछा था कि इसका कोड कॉम का,
कम का आप लिख सकते हैं COME। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप लोग, C का अपोजिट क्या बन जाता है आपका, X बन जाता, O का अपोजिट क्या बन जाता आपका L, M का अपोजिट आप निकालते N हो जाता, और E का अपोजिट देखिए, E का अपोजिट यहाँ पे V आया है तो V ही होता। तो XLNV, तो आपका आंसर क्या हो जाता है यहाँ पे XLNV, और XLNV ऑप्शन ए में दिख रहा है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न। अब ये प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट है, यहाँ पे ध्यान देंगे, ऐसे ऐसे प्रश्न थोड़ा डिफिकल्ट बनाए भी जाते हैं, तो मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ कि ऐसे प्रश्न हल करें, नहीं होता है तो इसको कुछ टाइम के लिए क्या कर दें, इसको मान लीजिए मार्क करके और छोड़ दें। अच्छा, एक्स का वैल्यू यहाँ पे निकालना है, तो आपको ढूंढना है कि आखिर जो है ये 21 और ये 119 है, तो आखिर क्या किया गया होगा कि यहाँ पे 17 आया है। फिर यहाँ पे देखिए 24 के इसके साथ क्या रिलेशन है कि यहाँ पे 23 आया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे 21 है, 21 में 70 से मल्टीप्लाई करेंगे 119 तो आएगा नहीं, तो काफ़ी बड़ा डाटा आएगा। ठीक है, यहाँ पे 24 में 23 से ऐसा कुछ करने पे 184 दिखेगा नहीं, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, 119 है और ये 17 है, तो ये 17 से देखिए, तो 17 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 119 आएगा। ठीक है, अच्छा 23 में यदि 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 184 आता है। ठीक है, तो ये 7 हो गया, ये 8 हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे 7 दिख रहा है, ओके ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा क्या करेंगे, देखिए 7 है यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे 21 है, तो अच्छा 3 से अगर डिवाइड करते हैं 21 को तो क्या आता है, 7 आता है। ठीक है, वेरी गुड। और यहाँ पे 3 से अगर 24 को डिवाइड करेंगे तो 8 आता है, तो बस यहाँ पे देखिए 3 से डिवाइड कीजिए 18 को, कितना आएगा, 6 आएगा, और 6 को डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका, तो देखिए 174 है आपका यहाँ पे, तो 174 को 6 से डिवाइड कीजिए, 6 दूनी 12 और 3 और ये कितना हो गया आपका, 6 दूनी 12, 6 3 18, हाँ 5 हो गया, 5 4 6 9 14, क्या आ गया 29, आपका आंसर आ गया ऑप्शन डी। ठीक है, मैं एक बार और क्लियर यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए सिंपली यहाँ पे कहानी ये है कि मैं देखा यहाँ पे कि 17 के टेबल में ये 7 बार पढ़ेंगे तो आपको 119 आएगा, 23 में भी 8 बार आएंगे तो 184 आएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए 21 जो दिख रहा था 3 से डिवाइड हो रहा था 7 बार में, और ये 24 भी 3 से डिवाइड हो रहा था 8 बार में। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे देखना क्या था कि अब यहाँ पे जो अंक है इसको 3 से डिवाइड करना था, और 3 से डिवाइड करने पे 6 आ रहा है, और यहाँ पे आपको पता है कि ये डिवाइड इसमें हो जा रहा है, तो 6 को डिवाइड करेंगे तो देखिए 29 आ रहा है, तो 29 आपका आंसर हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं, ये ब्लड रिलेशन का एक प्रश्न है, चलिए पैरेलली आप लोग सॉल्व कीजिए। देखिए क्या दिया है, ए बी का भाई है, ए किसका है, बी का भाई है, तो चलिए बनाते हैं यहाँ पे, ए बी का भाई है, तो ए को भाई बना दिए, बी का पहला स्टेटमेंट हो गया। सी पिता है ए का, ठीक है, सी पिता है ए का, तो ये सी हो गए पिता किसके, ए के। देखिए जब आपको पता है कि पिता होंगे तो बड़े ही होंगे, तो इनको ऊपर बनाएंगे। अगर लड़का पूछा जाता है कि मान लीजिए सी ए का लड़का है, तो क्या करते, सी को यहाँ पे नीचे बनाते। ठीक, ये ट्री डायग्राम बनाने का एक सिंपल सा तरीका है। नेक्स्ट देखिए डी भाई है ई का, ठीक है, डी किसका भाई है, ई का दिया है, तो चलिए यहाँ पे डी बना लेते हैं, और यहाँ पे ई, डी भाई है किसका, ई का, ओके। ई पुत्री है बी का, ई किसकी पुत्री है, बी की पुत्री है, तो ये बी यहाँ पे हो गया, और इसकी पुत्री, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा पुत्री। तब क्या पूछा रहा है, डी का चाचा कौन होगा। अब देखिए यहाँ पे डी कौन सा है, डी ए है, डी का चाचा पूछा गया है, आप बता सकते हैं। तो देखिए ये डी जो है, ई दोनों भाई भाई हैं, ठीक है, क्लियर है। और आपको पता है ये दोनों भाई हैं, और बी जो है ये बी की पुत्री ई है, और ये बी का भाई कौन है, ए है, तो डी का चाचा ही पूछा जा रहा है। अच्छा डी का बी का पुत्री यहाँ पे कौन हो गई, ई, और ई का भाई है, यानी बी के दोनों क्या हो गए, ये दोनों जो है पुत्र पुत्री हो गए ये, और ये इसका भाई है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, चाचा हो जाएगा, सिंपल सा बात। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बन जाएगा आपका यहाँ पे। चलिए अगला देखते हैं, 99 देखते हैं प्रश्न नंबर। उसे चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। पहला दिया है जोड़ घटाओ गुणन और भिन्न,
तो ये तो बिल्कुल आसानी से आप बता सकते हैं। इसमें अलग कौन सा दिख रहा है आपको? देखिए, जोड़ हो गया, घटाव हो गया, गुणा, ये सब जो है आपको हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन में यूज करते हैं, जबकि भिन्न जो है ये मैथमेटिकल ऑपरेशन में नहीं होता है, फ्रैक्शन। तो यही अलग हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 5 घड़ियां हैं, 3, 4, 5, 6 और 7 सेकंड के अंतराल पे बजती है। किसी समय एक साथ बजने में कितनी देरी बाद फिर एक साथ बजेगी? देखिए, इस तरह का प्रश्न भी पहले हल किए हुए, आपको बताया है कि जैसे ही ऐसे पूछे कि कितने समय बाद एक साथ बजेगी, तब आपको क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम निकाल देना है। ठीक, अब एलसीएम आपको आता है तो कोई परेशानी है नहीं, तो चलिए एलसीएम इसका निकाल लेते हैं। तो पहला हो गया 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, तो चलिए 2 से डिवाइड करते हैं। 3, 2 दूनी 4, 5, 2 3 6 और 7। अब ये 3 से डिवाइड लगेगा, 2 से तो लगेगा नहीं। 3 एकम 3, 2, 5, 3 एकम 3 और 7। अब देखिए कोई डिवाइड लगेगा नहीं, ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई अपने करना होगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 5 35, 35 दूना 70, 70 तिया आपका 210, 210 दूना 420। ये 420 क्या है? सेकंड है, क्योंकि देखिए ये सेकंड में दिया था ना, ये सेकंड है, तो सेकंड आ गया। अब आंसर तो सेकंड में दिख नहीं रहा है, तो 420 सेकंड को मिनट में आप नहीं बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं। 420 सेकंड है, मिनट में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 7 मिनट, क्योंकि आप सभी को पता है 60 सेकंड में 1 मिनट होता है। तो आंसर यहाँ पे क्या बन गया? ऑप्शन सी। चलिए, तो प्रश्न नंबर 100 हो गया। 101 देखते हैं। अब देखिए एक और प्रश्न है यहाँ पे, यदि 18 फरवरी 1997 को मंगलवार था, तो 18 फरवरी 2000 को क्या होगा? ठीक है, अब ये प्रश्न तो आसान है, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन है नहीं। देखिए, आप सभी को पता होगा कि 18 फरवरी 1997 को क्या है? आपको मंगलवार है। तो 18 फरवरी 1998 को क्या हो जाएगा? आपका बुधवार हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। तो 18 फरवरी 1999 को क्या हो जाएगा? बृहस्पति। देखिए, आपको एक कंसेप्ट बस छोटा सा यहाँ पता होना चाहिए कि कोई भी सामान्य वर्ष है तो उसका पहले तारीख जिस दिन पे पड़ता है उसी का वर्ष का आखिरी तारीख भी पड़ता है। ठीक है, यानी उसी दिन को पड़ता है। बस ये अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन हल कर लेंगे। तो 18 फरवरी 1997 दिया है, क्या है? मंगलवार। तो 18 फरवरी 1998 को बुध हो जाएगा। ठीक है, बुध हो गया 1998। 18 फरवरी 1999 को बृहस्पति हो जाएगा। 18 फरवरी 2000 को क्या हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा। आंसर कीजिए और आगे निकलिए। ठीक है, अब बाकी एक दूसरा तरीका भी होता है इसको पहचानने का। ठीक है, दूसरा तरीका है वो आप ऑड मेथड से जा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे आपको पता करना था 18 फरवरी 2000। ठीक है, देखिए आपको क्या निकालना है? 18 फरवरी 2000, इस दिन को क्या था? सबसे पहले आप ये निकालिए कि 18 फरवरी 1997 को क्या था। क्या एक करेक्ट लिखा हुआ है कि मंगलवार है? तो ये आपको करना पड़ेगा। मैं मेथड बता देता हूँ, आप लोग ट्राई करेंगे, अगर नहीं आएगा तो आप लोग पूछ लेंगे। 18 फरवरी 1900 क्या है? 97। ठीक है, 97 ही है। तो इसमें अब सबसे पहले क्या निकालेंगे आप? और डे निकालेंगे। कितना और डे है? ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले इसमें और डे निकालेंगे, इसके बाद इसमें और डे निकालेंगे, और डे निकालने के बाद देखेंगे कि क्या ये मंगलवार ही पड़ रहा है। अगर है तो करेक्ट है, तो फिर वही सेम मेथड, इसी मेथड से उसको आप बना लेंगे। ठीक है, नहीं हल होता है तो आप लोग लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, अगले जो है टेस्ट सीरीज में हम इसको हल कर देंगे। देखिए, बिना हेजिटेट हुए अगर आपको नहीं आता है तो आप लोग बिल्कुल लिखेंगे। देखिए, 3 से विभाज्य संख्याओं को छोड़कर 1 से 99 संख्याओं तक गिनती में अंक 5 कितनी बार आएगा? देखिए, प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, प्रश्न क्या पूछा गया है? 102 है। देखिए, यही प्रश्न है, हाउ मेनी टाइम्स द डिजिट 5 विल अपीयर इन द नंबर्स 1 to 99 एक्सक्लूडिंग नंबर्स डिवाइडेड बाई 3। तो 3 से विभाज्य संख्याओं को छोड़कर 1 से 99 संख्याओं के तक, मतलब 1 से लेकर 99 को भी काउंट करना है, गिनती तक 5 कितनी बार आएगा? ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। संख्या जो है 1 से लेकर 99 तक आपको देखना है। ठीक है, 3 से विभाज्य संख्या ऐसा देखना है जिसमें 5 आए। ठीक है, तो 3 से विभाज्य जिसमें 5 आए वो कौन कौन सा नंबर हो सकता है? तो एक तो आपका 15 हो सकता है। ठीक है, ये 3 से विभाज्य है, इसमें 5 भी आ रहा है।
एक और कौन सा नंबर हो सकता है? 45। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा 51, नेक्स्ट 54, 57, 75। इसके बाद कोई नंबर आएगा क्या जो आपका 3 से विभाज्य हो लेकिन 5 भी आए? कोई नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा नंबर कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 नंबर हो गया। ठीक है, तो यही पूछा गया था क्या आपसे? तीन से विभाज्य संख्याओं को, 3 से विभाज्य संख्या को छोड़ के 1 से 99 तक गिनती में अंक 5 कितनी बार आ जाएगा? ठीक है, अंक 5 कितनी बार आ जाएगा ये पूछा गया है। तो देखिए इतना तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे कुल जो है संख्या कितना हो गया? 6 हो गया है। 1 से 99 तक गिनती में अंक 5 जो है, आपको ऐसे अगर देखेंगे 1 से 99 तक में अंक 5 कितनी बार आएगा? तो देखिए सबसे पहले 5 आ गया, फिर उसके बाद 5 के बाद 15, 15 तो हम लोग लिख लिया ऑलरेडी। उसके बाद देखें तो 20, 20 हो गया। उसके बाद 25, 25 आ जाएगा, यहाँ भी 5 आ रहा है। ठीक है, फिर आपका 35 हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके आप देखेंगे तो 5 जो है टोटल 20 बार आएगा। ठीक है, 1 से 99 में टोटल 5 20 बार, लेकिन 3 से भी जो डिवाइड हो वैसे में 5 ये 6 बार आएगा। ठीक है, ये बात क्लियर है? तो 5 कुल जो है 20 बार में आएगा यहाँ पे। ठीक है, 20 संख्याओं में 5 आता है इसमें। तो यहाँ पे जो है आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्लियरली 3 से, तो यहाँ पे 6 ही आंसर बन जाएगा। चलिए आंसर, पहले हम लोग क्वेश्चन ही हल कर चुके थे, तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा आपका? अच्छा 1 मिनट, 3 से विभाज्य को छोड़ के बताना है। अच्छा, तो 3 से विभाज्य को छोड़ के बताना है, तो 5 कितनी बार वैसे आएगा? 20 बार आएगा। आप लिख के ट्राई करेंगे। ठीक है, एक एक नंबर लिखेंगे, जैसे मैं लिख रहा हूँ। सबसे नंबर पहला 5 हो गया, 5 के बाद 6 7 8 9 10 हो गया, 11 12 15 हो गया। ठीक है, तो 15 तो हम लोग लिख चुके हैं। उसके बाद 25 लिखिए, 25 के बाद आप लिखेंगे तो 30 35 हो गया। 35 के बाद जाएंगे तो आपका 45, 45 के बाद आपका 50 हो गया। 50 के बाद 51 को छोड़ देंगे, 51 तो ऑलरेडी लिख चुके हैं। 52, ठीक है, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 को लिखना नहीं है, 60 में 5 आता नहीं है। फिर हो जाएगा 65, 75 हम लोग ऑलरेडी लिख लिए हैं। 85, देखिए नंबर कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अच्छा 65 इसमें हम लोग लिखे थे शायद, नहीं 65 तो नहीं लिख रहे हैं इसमें। कोई नंबर हम लोग रिपीट, हाँ 57। देखिए 57 नहीं लिखना था क्योंकि 57 तो 3 से डिवाइड हो जा रहा है। तो देखिए टोटल नंबर कितना आ रहा है? 14 ही नंबर आ रहा है। ये जो टोटल नंबर है ये 14 ही है, काउंट करके देख लीजिए। यही मैं बोल रहा था आपको लिखने के लिए। तो आपका आंसर 14 हो जाएगा। ठीक है, वैसे आप इंक्लूडिंग करके इसको लिखेंगे तो टोटल 20 ऐसा नंबर आता। 6 नंबर आपको पता है कि 3 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में ऑलरेडी लिख लिया है कि 3 से विभाज्य संख्या को छोड़कर आपको बताना है। ठीक है, तो 3 से विभाज्य संख्या छोड़ को, ये 5 देखिए 3 से नहीं डिवाइड होता है, 25 भी नहीं होता है, 35 भी नहीं होता है, सारे में 5 आपको दिख रहा है। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? यहाँ पे 14 बन जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में 40% विद्यार्थी हिंदी में फेल हो गए, 50% अंग्रेजी में, 21% विद्यार्थी दोनों विषय में। तो ज्ञात कीजिए कि हिंदी में कितने पास हुए। ठीक है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आसान सा क्वेश्चन, हल कर लेंगे आप लोग। चलिए इसको तो हम लोग सॉल्व करते हैं। दिया है आपको कि एक परीक्षा में 40% हिंदी में। अच्छा एज्यूम कर लीजिए, क्वेश्चन बनाने का 2-3 तरीका है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि मानिए कि 100 विद्यार्थी थे टोटल परीक्षा में। अब आपको पता है कि 40% हिंदी में फेल हो गए हैं, 40% फेल है। तो इसका मतलब इनका संख्या क्या हो जाएगा? 100 का 40%, तो 100 का 40%, 40/100 हो जाएगा, यानी फेल होने वाला संख्या कितना हो गया? 40। इसका मतलब पास होने वाला संख्या कितना हो जाएगा हिंदी में? हिंदी में पास कितने होंगे? तो 100 - 40, यानी 60 लोग पास होंगे। सिंपल सा बात है, 40 लोग फेल हुए हैं। तो अब आगे देखिए अगला, 50% अंग्रेजी में फेल हुए हैं, यदि 21% विद्यार्थी दोनों में फेल हुए हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला।
अच्छा, तो यहाँ पे क्या पूछा था, हिंदी में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए, तब आपको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे सिंपल सा बात है, 40% हिंदी में फेल हुए हैं तो पास कितने होंगे, 60% ही होंगे, तो आंसर तो आपका डी हो जाएगा ऐसे ही। देखिए प्रतिशत में 100 ही होता है, 100 से ज़्यादा कोई प्रतिशत होता नहीं है, और फ्रैक्शन में 1 होता है। तो 100% में क्लियरली दिया था कि 40% क्या है आपको हिंदी में फेल है, तो हिंदी में पास कितने हैं, तो 60% है। क्लियर है, चलिए बाकी इसमें कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं। मैं सोच रहा था कुछ और डाटा पूछा होगा। अगला देखिए, एक्स वाई जेड एक काम को क्रमशः 12, 15, 18 दिन में करते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब ऐसे क्वेश्चन बनाने का एक तरीका है, 2 तरीके से आप बना सकते हैं। नहीं तो इसका एलसीएम ले लीजिए, नहीं तो एक एक जो है इनिटरी मेथड है उससे बनाइए। ठीक है, 3 लोग हैं। ठीक है, कौन कौन है यहाँ पे, एक्स है, वाई है, जेड है। एक्स किसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा, 12 दिन में। ठीक है, एक्स किसी काम को 12 दिन में, वाई 15 दिन में और जेड 18 दिन में, ये क्वेश्चन में दिया है आपका। ठीक है, तो हाँ सही है। तो इसका मतलब एक्स जो है एक दिन में कितना काम करेगा, अगर एक्स पूरा काम 12 दिन में कर रहा है, ठीक है, पूरा काम 12 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/12 काम। वैसे ही वाई एक दिन में कितना करेगा, 1/15 काम। जेड कितना करेगा, 1/18 काम एक दिन में। तीनों का ऐड कर दीजिए तो एक दिन का काम निकल जाएगा तीनों का। इसके लिए तीनों का एलसीएम ही लेना पड़ेगा, तो एलसीएम यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, 12, 15 और 18 है, तो 12, 15, 18 का यहाँ पे एलसीएम बन जाएगा आपका 180। ठीक, 180 बन गया, तो 12 एकम 12 और 6 0 12 5 60 15 हो गया, तो यहाँ 15 लिख दीजिए। प्लस 15 से 180 में करेंगे, 15 एकम 15 दूना 30, तो ये कितना बन जाएगा आपका 12, प्लस 18 से 10 ऊपर वाला ऐड कीजिए, 15 10 25, 25 10 35 2 37, 37 बटा कितना हुआ, 180 हुआ एक दिन का काम। तो तीनों मिलकर टोटल कितने दिन में करेंगे, तो टोटल के लिए इसको क्या कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, तो 180/37, 180/37 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। चलिए इसका दूसरा तरीका हम बताते हैं, इस तरीके से नहीं बनाना चाहते हैं। तो देखिए, एक्स किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 12 दिन में, वाई इसको 15 दिन में, जेड इसको 18 दिन में, तीनों का एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, तो तरीका वही है, बाकी लिखने का फॉर्मेट अलग है। तीनों का एलसीएम क्या आया, 180 आया, कोई डाउट नहीं है। अब इसको इसमें डिवाइड कीजिए 12 में 180 से, तो अभी हम लोग देखिए 12 एकम 12 और 6 0 12 पर 60 15 आ गया, 15 में इससे कीजिए तो ये 12 आ गया और इसमें 10 आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तीनों को ऐड कीजिए। ठीक है, तीनों को ऐड कीजिएगा तो 37 ही आएगा। क्लियर है, 37 आएगा, और बस 180 टोटल, ये काम टोटल काम कितना है, 180 है। तीनों मिलके एक दिन में कितना करते हैं, 37 काम। तो टोटल काम करने में लोगों को कितना टाइम लगेगा, 180/37, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक, 180/37। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। तो देखिए फ्रैक्शन में यहाँ पे आंसर तो एग्जैक्ट करते हैं ना, तो 180 में 37 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका बन जाएगा 37 से आपको 37 चौके कीजिए तो 7 चौके 28 और 2 आ गया, और 4 3 12 2 14। ठीक है, तो ये 10 में से 8 गया 2, और ये हो गया आपका 7 में से 4 गया 3, ये कितना आ गया आपको 4.32/37, 4.32/37 ऑप्शन ए में है। ठीक, चलिए तो बाकी इसमें कैलकुलेशन ही है, तरीका यह है कि एलसीएम निकाल लीजिए, नहीं तो एक एक मीटर से इसको एक एक नियम से कर लीजिए। अगला देखिए, लुप्त संख्या इसमें बताना है कौन सा है, 48 है, 24 है, 72 है, 36 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ये तो इजी सा दिख रहा है। इसमें पहला अंक कौन सा है आपका, 48, फिर है 24, 72, 36, 108। नेक्स्ट क्या होगा ये पूछा गया है। अच्छा यहाँ पे देखिए कि आखिर कैसे रिलेशन है ये, तो देखिए 24 में अगर 2 से आप मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, नहीं तो आप 48 का अगर हाफ करेंगे तो 24 आएगा, यानी इसका हाफ है ये, और ये क्या है, इसका 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है। 24 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 आएगा। अच्छा वैसे ही इधर आप चेक करते हैं यहाँ पे, तो 72 का हाफ क्या होता है, 36। क्लियर है, और ये इसका क्या होगा, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, बिल्कुल है। तो इसका मतलब इसका अब क्या करेंगे हम लोग, हाफ करेंगे। ठीक है, और इसका हाफ कीजिएगा तो 108 का हाफ कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे, 54, यानी ऑप्शन डी। ठीक,
देखिए जैसा रिलेशन होगा वैसे ही आपको बनाना है। देखिए पहला नंबर 48 था यहाँ पे, ठीक है, दूसरा आपको 24 था, फिर 72 था, 36 था, 108 था, नेक्स्ट लिखना था। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये 48 है, 48 का आधा है 24, ठीक है, आधा है। और 24 से 72 कैसे हुआ होगा, 3 में मल्टीप्लाई करके। तो वैसे ही देखिए फिर 72 का आधा है ये 36, तो ये 3 में मल्टीप्लाई करके, तो फिर इसका आधा ही होगा, क्योंकि आधा तिगुना तो फिर आधा, ठीक है। तो 108 का आधा क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, यदि किसी संख्या का 35% उसके 50% से 12 कम है तो संख्या बताइए। तो बस इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। सामान्य सा प्रश्न है एक। किसी संख्या का एज्यूम कर लीजिए कि मान लीजिए नंबर जो है आपका, संख्या क्या है, x है, एज्यूम कर लीजिए। संख्या क्या हो गया आपका x। तो बोल रहा है कि संख्या का 50%, 35% से 12 ज्यादा है, तो इसका 50%, ठीक है, 35% से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है, बस यही लिखना था। इसका दूसरा तरीका भी हम आपको यहाँ पे बता देंगे। तो x का 50%, x के 35% से अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए इसका मतलब सिंपली है कि x का 50% है, x का 35, यानी कितना अधिक है, 15 ही तो अधिक है। इसका मतलब x का 15% किसके बराबर है, 12 के बराबर है। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 इंटू ये 15/100 हो जाएगा, तो ऊपर 100 चला जाएगा, नीचे ये 15 आ जाएगा। 3 चौके 12, 3 पचे 15, 5 से 20, 20 चौका 80, नंबर क्या हो जाएगा आपका, 80 हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता था, क्लियरली आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि किसी संख्या का 35% उसके 50% से 12 कम है, तो किसी संख्या का कितना, 50% है और 35%, तो यही तो आपको दिया था, इक्वल टू कितना दिया था यहाँ पे, 12 दिया था, तो 12 कर देना था। यानी इसका मतलब 15% इक्वल टू कितना दिया है, 12 दिया है, तो 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12/15। तो 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्योंकि कोई अंक संख्या तो 100% ही होगा, तो 12/15 इंटू 100, बस वही कैलकुलेशन, 3 पचे 15, 3 चौके 12, 5 दूने 10, 20 चौका 80। दूसरा तरीका हो गया ये। आप जिस भी तरीके में कंफर्टेबल है सॉल्व कर सकते हैं, 80 इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, तो मैथमेटिक्स रीजनिंग का प्रश्न था, ठीक है, 1 मिनट रुकेंगे, ठीक। अब इसके बाद जो है यहाँ से जो प्रश्न है आपका, ये यूपी स्पेशल है, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक लोकगीत का संबंध भगवान कृष्ण की उपासना के विभिन्न तरीकों से है। यानी भगवान कृष्ण का जो उपासना किया जाता है, किस यहाँ पे, रसिया, चैता, कजरी या बिरहा। तो आंसर आप लोग कर लेंगे, सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है रसिया, ठीक है। रसिया लोकगीत का संबंध भगवान कृष्ण की उपासना से है, आपको पता ही है। और ये जनरली जो है किस क्षेत्र में देखने को मिलता है, तो ब्रजभूमि वाले क्षेत्र में ये गायन का एक परंपरा है, रसिया परंपरा, ठीक है। कजरी के बारे में आप सभी को पता होगा, ऑलरेडी डिस्कस किए थे ये। तो कजरी वहाँ का लोकगीत है, एक महिलाओं द्वारा ये गाया जाता है, और जनरली मिर्जापुर क्षेत्र में लोकप्रिय है ज़्यादा, सावन के महीने में इसको गाया जाता है। चैता, ठीक है, तो चैता जो है ये फागुन पूर्णिमा चैत में जो है इसको गाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 108। पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मंदिर वाराणसी में स्थित नहीं है, भारत माता का मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, महापरिनिर्वाण मंदिर या संकट मोचन मंदिर। कौन नहीं है यहाँ पे पूछा गया है। देखिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, महापरिनिर्वाण मंदिर। देखिए ये कहाँ पे आपका, तो कुशीनगर में है। भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण यहीं पे हुआ भी था। बाकी भारत माता, विश्वनाथ मंदिर और संकट मोचन, ये तो काफ़ी फेमस है विश्वनाथ मंदिर वहाँ का, ठीक है। अगला देखते हैं, कथन और कारण है, और इसमें पहला देखिए, मैंग्रोव वन प्राकृतिक जो है रक्षक कहे जाते हैं, प्राकृतिक के। मैंग्रोव वन समुद्री तूफानों की प्रभाविता कम करके तटीय सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसमें बताना है कौन सा सही, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक। देखिए जो मैंग्रोव वन होते हैं उनको प्राकृतिक रक्षक कहते हैं, क्योंकि समुद्र के किनारे होते हैं और ये तूफान वगैरह जो आता है उससे सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये घने होते हैं, काफ़ी डाइवर्सिटी होता है इसमें, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस एक पर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। यानी वायु प्रदूषण का सबसे ज़्यादा, अमरबेल,
मनी प्लांट, लाइकेन या फर्न, यानी वायु प्रदूषण का सूचक होता है। तो रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बड़ा पूछा गया है। ये लाइकेन का पौधा होता है आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ये काफ़ी संवेदनशील होता है और ये वायु प्रदूषण का क्या होता है, सूचक होता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश की राजधानी को इलाहाबाद से लखनऊ ट्रांसफर किया गया था? 1950 है, 37, 77 या 25? देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी यहाँ पे 1925। 1925 में 2 नवंबर 1925 को जो है राजधानी इलाहाबाद से ट्रांसफर करके कहाँ लेके गया गया था? लखनऊ। ठीक है, अभी तो आप सभी को पता ही होगा कि उच्च न्यायालय कहाँ पे है? इलाहाबाद में ही है। ठीक है, और लखनऊ में भी एक उच्च न्यायालय बैठती है, उसकी एक पीठ बैठती है, लेकिन अभी भी जो है उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पे है? इलाहाबाद में ही है। तो इलाहाबाद बनाया गया आपको 2 नवंबर, ये भी डेट भी थोड़ा याद रखेंगे, कहीं वो भी पूछा जाए, 2 नवंबर 1925। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों विचार करना है। चंबल नदी यमुना से इटावा के पास मिलती है। शारदा नदी पीलीभीत और नेपाल की सीमा निर्धारित करती है। इसमें कौन सा आंसर सही होगा ये बताना है। देखिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी बन जाएगा, दोनों ही सही है। यमुना नदी का उद्गम आपको हम पहले ही डिस्कस किए थे, बंदरपूछ था। ठीक है, और इसमें पूछा गया था कि चंबल नदी यमुना से इटावा के पास मिलती है, तो बिल्कुल ही सही था। पीलीभीत जो है, शारदा नदी पीलीभीत और नेपाल के बीच सीमा ही बनाती है। चलिए अगला देखते हैं, मैप आप यूपी का एक बार जरूर देख लेंगे। ये प्रश्न संख्या 112 हो गया था। ठीक है, 113। देखिए, अदेश्वर, दूध सागर, चंपा इत्यादि उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली किस फसल की प्रमुख प्रजाति है? ये आम की, केले की, लीची की, अमरूद की? ये हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, केले की। ठीक है, केले की जो है प्रजाति है ये। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं एक तरफ उद्योग और स्थान है? ये सब यूपी स्पेशल का प्रश्न देख रहे हैं हम लोग। उर्वरक कारखाना आंवला में है, तेल शोधक मथुरा में, डीप मिंट फ्रिज प्लांट अलीगढ़ में, परमाणु शक्ति केंद्र नरौरा में। तो इसमें गलत ढूंढना था, गलत आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखिए, उर्वरक का कारखाना स्थान अम्बाला ही हो जाएगा, तेल शोधक मथुरा ही हो जाएगा, रिफाइनरी जो है परमाणु शक्ति नरौरा में ही है। ये डीप मिट फ्रीज प्लांट, ठीक है, ये यहाँ पे आपका गलत था, ये कहाँ पे आपका फिरोजाबाद में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, ये अलीगढ़ में नहीं है, ये फिरोजाबाद में है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक नहर प्रयागराज जिले में सिंचाई का प्रमुख साधन है? केन नहर है, बेलन है, नगवा या शपरार नहर? प्रयागराज जिले के लिए। ठीक है, तो ये भी यूपी स्पेशली प्रश्न है। ये हो जाएगा आपका भी बेलन नगर। ये प्रयागराज जिले में सिंचाई का प्रमुख साधन है। तो आखिर जो है केन नहर जो है किस राज्य के लिए है? तो केन नहर जो है राज्य तो यूपी होगा, जिला कौन सा हो जाएगा? बांदा। ठीक है, बांदा जिला हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नागवा बांध नहर। तो नागवा बांध नहर जो है मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में सिंचाई करता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे थोड़ा। ये जो हो जाएगा आपका मिर्जापुर, ठीक है, और सोनभद्र। और नेक्स्ट है यहाँ पे सपरार नहर। कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है इसमें, ठीक है, आपसे। देखिए, तो सपरार नहर जो है झांसी और हमीरपुर, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखेंगे, झांसी और हमीरपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला, तो मैप वाला वीडियो में बार बार बोलता हूँ, आप जाके देख भी लेंगे। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सोनभद्र ही हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो आप बताएंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन है? चलिए बता देता हूँ, वो कौन है आपका? लखीमपुर खीरी। ये सबसे बड़ा है लखीमपुर खीरी। ठीक है, दूसरे नंबर पर कौन हो गया आपका? सोनभद्र हो गया। ठीक है, और इसके बाद देखेंगे तो हरदोई आ जाएगा, फिर सीतापुर। अगला देखें, जिला और ओडीपीए के तहत उत्पाद बताना है, यानी आपका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत उत्पाद के लिए कौन सा जिला चयनित किया गया है, ये पूछा गया। बलिया है यहाँ पे, आजमगढ़ है, अमरोरा, बरेली। ठीक है, इसके आंसर को करें। देखिए, बलिया जो है ये बिंदी के लिए, तो एक ऑप्शन बी 2 हो जाएगा। आजमगढ़ ये ब्लैक यहाँ पे पार्ट्री हो जाएगा।
तो एक हो जाएगा जो पोट्री होता है, ब्लैक पोट्री। और इसके बाद देखिए अमरोहा, अमरोहा जो है संगीत वाद्य यंत्र के लिए। और बरेली जो आपका हो जाएगा जरा के काम, जरी का काम जो होता है। तो 2143, 2143 ऑप्शन ए में है। अगला देखते हैं 118। ये पूछा गया कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। देखिए गहन पारिस्थितिक अर्जिनेस, पारिस्थितिक तंत्र टांसले, पारिस्थितिक जी टेलर, पारिस्थितिक नीचे ग्रीनले। तो देखिए यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। परिस्थिति का परिभाषा जो है अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा दिया गया है, ना कि जी टेलर के द्वारा। तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब यहाँ पे ठीक है, तो ऑप्शन सी ही बनेगा। तो ये भी याद रखेंगे, परिस्थिति का परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है, तो अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोगों को संचारित करने वाले जीव को क्या बोलते हैं, वेक्टर, हाइब्रिड, क्लोन या फ्रैगमेंट। इसको हम लोग वेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला देखिए, शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। ठीक है, तो मैं बार बार एक बात बोलता हूँ, मैप वाला जाकर वीडियो देखेंगे और उसमें सारा कुछ कवर किया गया है। ये उत्तर प्रदेश में उद्यान वगैरह कहाँ पे है, मिट्टी वगैरह, एक एक चीज़ के बारे में बताया गया है। और कम समय में 1-1.5 घंटा खर्च करके आप एक माइंड मैप बना सकते हैं। उसके बाद एक सोर्स तो आपको पढ़ना ही होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, अशफाक उल्ला खां आपका गोरखपुर में है, ऑप्शन डी बन जाएगा। अगला देखते हैं, जून 2023 में, अब देखिए जून का करंट अफेयर यहाँ से शुरू हो गया आपका 2023 वाला। अब अगला जो टेस्ट इसका हम लोग करेंगे उसमें जुलाई का करेंगे, फिर अगस्त का करेंगे, ऐसे एक एक मंथ का करंट अफेयर का भी टेस्ट होते जाएगा आपका। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा थारू जनजाति संग्रहालय का लोकार्पण कहाँ पे किया गया, ये जो है आपको बलरामपुर। जून 2023 में किस देश की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री को उस देश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया। ठीक है, ऑर्डर ऑफ नाइल, तो ये मिस्र का पुरस्कार था आपका। ठीक है, अगला देखते हैं, जून जो है, ठीक है चलिए 122 हो गया, तो 123। जून 2023 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा है, वैश्विक शांति सूचकांक में। तो ये जो है 126वां रहा था वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का रैंक। ठीक है, अब देखिए पहला रैंक किसका रहा था, तो आइसलैंड का रहा था। देखिए घटना चक्र से सारा करंट अफेयर हम वार्षिकी करा चुके हैं, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं, ये सारे प्रश्न उसी में आपको मिल जाएंगे। जून 2030 में किस यूरोपीय देश की सांसद ने समलैंगिकता को वैध बनाने वाले एक कानून जारी किया है, तो ये जो है एस्टोनिया। अगला देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 125। जून 2023 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा निम्नलिखित में से किस देश को स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्बेट INS कृपाण उपहार देने की घोषणा की गई। ठीक है, तो ये वियतनाम को। आंसर आप लोग कर रहे होंगे। जून 2023 में ही विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 जारी किया गया। इसमें भारत का स्थान क्या था, जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में। तो देखिए जेंडर गैप में भारत का रैंक जो है 127 था। ठीक है, और आइसलैंड जो है इसमें शीर्ष पे था। ठीक है, तो आइसलैंड नंबर 1 पे था जेंडर गैप इंडेक्स में। पेट्री ओर्पो ने जून 2023 में किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया, तो आंसर हो जाएगा आपका बी, फिनलैंड। जून 2023 में निम्नलिखित में से कौन एशियाई चैंपियनशिप पदक जीतने वाले भारत के पहले तलवारबाज बनी, ते भवानी देवी थी। जून 23 में ही नए वैश्विक वित्त समझौते हेतु शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ, तो देखिए इसके लिए जो है शिखर सम्मेलन कहाँ पे, तो ये पेरिस फ्रांस में किया गया था। अगला देखते हैं, भारत की ओर से इसमें निर्मला सीतारमन पार्टिसिपेट की थी। जून 2023 में निम्नलिखित में से किन है उनके उत्कृष्ट योगदान जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जर्मन शांति पुरस्कार, तो ये जो है सलमान रुश्दी। ठीक है, अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 131। अटलांटिक महासागर में लापता
किस पनडुब्बी में विस्फोट के कारण 5 यात्रियों की मृत्यु हो गई? ठीक है, तो ये पनडुब्बी कौन था? टाइटन पनडुब्बी था। 21 जून 2023 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मुख्य विषय वस्तु क्या थी? योग दिवस जो मनाया गया उसका मुख्य विषय वस्तु क्या था आपका? तो यहाँ पे आप लोग आंसर कर लिए होंगे, योगा फॉर द वसुधैव कुटुंबकम, ऑप्शन बी हो जाएगा। जून 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया? तो ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, अगला देखते हैं। 2023 में जून में इंटरसोलर यूरोप 2023 प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ पे आपको? जर्मनी, म्यूनिख में, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक तूफान को गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र में भारी तबाही मचाई? जून 2023 की बात है, तो कौन था? विपरजॉय। अगला देखते हैं। देखिए, जून 2023 में संस्कृति मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति संस्था को 2021 का गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो ये गीता प्रेस, गोरखपुर को। केंद्र सरकार द्वारा जून 2023 में मणिपुर हिंसा की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया गया था? मणिपुर हिंसा जांच के लिए न्यायमूर्ति दीपक चौहान, संजीव वर्मा, अजय लांबा या सुदर्शन गांगुली? देखिए, अजय लांबा ही हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए, जून 2023 में भारतीय नौसेना द्वारा वरुणास्त्र का सफल परीक्षण किया गया। यह है एक, क्या है ये? स्वदेश विकसित भारी टर्पीडो है, स्वदेश विकसित पनडुब्बी है, एंटी रडार सिस्टम है या समुद्री रोबोट है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा स्वदेश विकसित भारी टर्पीडो। अगला देखते हैं। जून 2023 में संपन्न फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो देखिए, पुरुष एकल जो है फ्रेंच वाले में पूछा है। तो सब स्पोर्ट्स का एक हम वीडियो बना दिए थे आपको, लगभग जो है 2 घंटे का है वो, पूरे कंप्लीट 1 साल का, लगभग 2-2.5 घंटे का, जाके देख सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा आपका, नोवाक जोकोविच। पुरुष एकल में ही जीते थे और ये जो है कैस्पर रूड को हरा के जीते थे। तो हारने वाला भी कभी कभी डाटा पूछता है। जून 2023 में निम्नलिखित में से किन 2 देशों के मध्य 21वीं सदी की आर्थिक साझेदारी हेतु अटलांटिक घोषणा की गई? तो अटलांटिक घोषणा जो है किसके बीच की गई थी आर्थिक साझेदारी को लेके? तो यूएस और यूके के बीच। तो इस तरह से 140 प्रश्न आपके फिनिश हुए और इसका टेस्ट नंबर 11 फिनिश हुआ। अब अगला टेस्ट आपका हिंदी का होगा, ठीक है, ध्येय आईएएस का ही। फिर इसके बाद अगला जीएस का करेंगे, ऐसे ही हम कंटिन्यूटी रखेंगे और टेस्ट सीरीज में आपको कोई कमी नहीं होने देंगे। जो भी मार्केट में एबिलिटी है उसको बेहतर तरीके से एनालिसिस करते हुए, ठीक है। और प्रीवियस क्वेश्चन आप देख ही चुके हैं, तो उस सबको ध्यान में रखते हुए, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए अपने तैयारी को जो है बहुत शानदार और इतने मजबूत करें कि आपको जो है प्रीलिम्स एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो फिर नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में मिलते हैं। बाकी एक बात और ध्यान देंगे कि ये लेक्चर अधिक से अधिक आप लोग शेयर जरूर कर देंगे, ताकि जो मैं मेंटरशिप प्रोग्राम वाली बात मैं बता रहा हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ठीक है। मुझे पता चले कि आखिर कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। तो ये आप ही लोग काम कर सकते हैं। तो आप लोग से एक निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में क्या करें, ये शेयर कर दें। बाकी आपसे इस चैनल पे कोई डिमांड रखा नहीं जाता है, तो ये बस शेयर कर सकते हैं। शेयर करने में आपको 1 आध मिनट ही लगेगा। एक लोग मान लीजिए 5-6 लोग को भी शेयर कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे जितने लोग देख रहे हैं, मान लीजिए 500-1000 लोग देख रहे हैं, तो 4-5 हज़ार लोगों के पास ये वीडियो पहुँच सकता है, ठीक है। तो चलिए, फिर आपका कोई फीडबैक कमेंट होगा तो आप करेंगे। नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में हम बात करते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।